तो लास्ट क्लास में हमने देखा प्रोडक्ट डिलीवरी के बारे में। ये हम यूनिट 2 के सेशन 1 में ही हैं अभी भी। हम आज बात करेंगे कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस और उसके आगे जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में। तो कस्टमर नीड्स, जैसे आप जानते हैं कि हमारा बिजनेस जो रहता है रिटेल का, ये कस्टमर नीड्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो जब हम ऑनलाइन वेबसाइट कोई बनाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तब हमारा वेबसाइट जो है वो बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए विद सर्च इंजन में। जैसे आप गूगल पे सर्च करें तो नजर आना चाहिए, और साथ ही में कस्टमर से एक कनेक्शन बिल्ड होने के बाद उसके लिए कंपनी के लिए पैसे भी बनने चाहिए। तो यहाँ पे आपकी बुक में कहा जा रहा है कि बिजनेसेस जो हैं वो बहुत बारी ऐसा अपना जो वेबसाइट बना देते हैं जो उनको लगता है कि दूसरों के लिए अच्छा चल रहा है, तो हम भी यूज कर लेते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि कंज्यूमर्स ये चाहते हैं कि नहीं। तो यूजर सेंटर्ड डिजाइन इज क्रिटिकल, मतलब अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को आप ध्यान में रख के अपना वेबसाइट बनाएंगे। उनकी जरूरत को समझ के आप बनाएंगे अपनी वेबसाइट को। आपका अगर कंपनी जो प्रॉमिस करता है, अगर कस्टमर्स को वो प्रॉमिस उसको लगता है कि हाँ फुलफिल हुआ है, तभी वो बार बार आपके पास आते हैं। तो अगर आपको लॉयल कस्टमर बनाना है तो आपको अपना वेबसाइट भी ऐसे बनाना है ताकि कस्टमर को लगे कि कंपनी उन्हें वैल्यू करता है। अब दूसरा ये बात कहते हैं यहाँ पे कि जो कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस है वो हर तरह के कस्टमर्स के लिए सेम नहीं है। आपका एज, जेंडर, एक्सपीरियंस एंड कल्चर, इन सब से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जापानीज जो कस्टमर्स हैं उनको प्रिवेसी बहुत जरूरी लगता है उनके शॉपिंग साइट्स पे, और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जरूरी है फाइनेंशियल पेंशन साइट्स पे। तो ये चाहेंगे कि इनका इंफॉर्मेशन गुप्त रहे, किसी और के पास ना पहुंचे। एंड यूजर्स विद मोर ऑनलाइन एक्सपीरियंस, वो देखते हैं कि किस पे ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस होता है, किस चीजों पे। और जो नए यूजर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी यूजर्स हैं वो अलग अलग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपना वेबसाइट बनाना पड़ता है। तो ऑनलाइन परचेज को बढ़ाने के लिए आपको एज अ बिजनेस टाइम एंड एफर्ट और मनी लगाना पड़ेगा टू डिफाइन, डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन द वेब स्टोर। तो आप एक नया वेब स्टोर बनाते हैं, अपना वेब डिजाइनिंग करते हैं, आप उसको डेवलप करते हैं, उसको टेस्ट करेंगे आप कस्टमर्स तक पहुंचाने से पहले, इम्प्लीमेंट करेंगे कस्टमर्स के साथ, और उसको मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कस्टमर्स को हमारे कस्टमर्स हमसे छूट जाना बहुत आसान है, नया बनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें अपना वेबसाइट ऐसे बनाना है, विद एटिकेट्स हमें फॉलो करने हैं कि जब ईमेल करता है कस्टमर तो उसको टाइम से जवाब दें। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो रहा है या हमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम कस्टमर्स को बताएं, और कस्टमर का प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट करें, और कस्टमर डेटा को हम संभाल के रखें, किसी के अनऑथराइज्ड यूजेज में ना जाए। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू एलिमिनेट मिस्टेक्स एंड मेक इट मोर अपीलिंग टू ऑनलाइन शॉपर्स। तो वेब डिजाइनर्स जो है वो बहुत रिसर्च करते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। तो अभी तक हमने ये देखा कि कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत जरूरी है। एक ब्रिक एंड मोटर स्टोर हो तब भी, एक वेब स्टोर हो तब भी। तो हमें बहुत ध्यान से अपना वेब डिजाइनिंग करना है, अपना वेबसाइट का डिजाइनिंग करना है, ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और साथ ही में हमारा मुनाफा हो। तो अब हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग ऑफ ई रिटेलिंग। तो जो ई रिटेलिंग होती है वो तो आपको मालूम ही है क्या होता है। तो मेरे बताने से पहले ही आपको पता लगता है कि ई रिटेलिंग जो हो रहा है वो रिटेलर कस्टमर को सामान भेज रहा है किसी भी लोकेशन से। तो आपका जो किराना स्टोर है वो आपको आसपास ही चाहिए। आप चल के चले जाएंगे या साइकिल में चले जाएंगे या गाड़ी में चले जाएंगे और सामान लेके आ जाएंगे। पर ई रिटेलिंग में आपका स्टोर कहीं भी हो सकता है, लोकेशन उसके लिए जरूरी नहीं है, वो कहीं से भी आप तक सामान पहुंचा सकता है। दुकान का साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने पिछले सालों में करा है कि रिटेल स्टोर कैसा होता है, मॉल्स होते हैं हमारे पास, स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं।
तो यहाँ पे साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही में वेजेस एंड प्रीमाइसेस कॉस्ट बचते हैं। आपको लोगों को एम्प्लॉय करके उनसे काम कराने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको वेयर हाउस की जरूरत नहीं पड़ती, तो पैसे बचते हैं। साथ ही में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और आपके पास डिस्पोजेबल इनकम वो ज्यादा रहती है। जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास ज्यादा रहती है। डिस्पोजेबल इनकम होता है अपने अ, खर्चों को खत्म करने के बाद जो पैसे बचते हैं खर्चने के लिए। जैसे आपका खाना, आपने राशन वगैरह खरीद लिया, आपने गाड़ी लेनी थी आपने गाड़ी ले ली, आपने कुछ अपने घर खर्च करने थे वो कर लिया। उसके बाद जो आपके पैसे बचते हैं तो उसमें आप रोजमर्रा का सामान नहीं, आप कुछ अपने लिए अगर जो खर्चना चाहे वो आपका डिस्पोजेबल इनकम हो जाता है। तो ऐसे लोगों के पास ज्यादा पहुंच होती है टूवर्ड्स वेबसाइट, तो कंपनीज को ही ज्यादा इनको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में रिटेलर जो है वो 24 आवर्स अ डे अपने ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर सकता है। और साथ ही में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड माइक्रो मार्केटिंग इसके ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होते हैं। क्रॉस एंड अपसेलिंग ये हम पहले भी कर चुके हैं। क्रॉस सेलिंग होता है जब आप दो तीन चीजें जो अनरिलेटेड हो पर फिर भी रिलेटेड हो, जैसे आपने चाय के साथ चाय की छन्नी दे दी, आपने कप्स दे दिए, या आपने कोई कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स बेच दी, तो ये आपका क्रॉस सेलिंग हो गया। आपने शर्ट के साथ पैंट बेच दी। अपसेलिंग है जब आप जो सामान बिक रहा है उससे ज्यादा बेहतर कोई प्रोडक्ट कस्टमर को दिखा के उसको कन्विंस करे वो लेने के लिए। जैसे कस्टमर शर्ट्स देख रहा है और उन शर्ट्स में बढ़िया क्वालिटी का शर्ट शायद एक 500 रुपए ज्यादा हो पर ज्यादा अच्छा क्वालिटी का हो, तो ऐसे वो कस्टमर को कन्विंस करने के लिए रिटेलर को ये अपॉर्चुनिटी वेबसाइट के थ्रू भी मिलती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ई रिटेलिंग के। अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है, आपको वेबसाइट चलाना नहीं आता है, तो दिक्कतें आ सकती हैं। शुरू में आपको बहुत उसमें खर्चे आ सकते हैं सेटअप करने में। आपके लॉजिस्टिक्स और फुलफिलमेंट वो भी मुश्किल हो सकता है। कस्टमर ने आपसे कुछ भी प्रोडक्ट मांगा, अब वो कस्टमर आपका रहता है मुंबई में, आपकी कंपनी है दिल्ली में, तो दिल्ली से मुंबई कैसे पहुंचाना है? क्या आप रोड से पहुंचाएंगे, क्या आप ट्रेन से पहुंचाएंगे, क्या आप फ्लाइट से पहुंचाएंगे, आप उसको कितने दिन में पहुंचा सकते हैं जल्द से जल्द, ये सब आपको देखना पड़ता है। साथ ही में ई सेलिंग जो होता है वो आपके फेस टू फेस जो सेलिंग है उससे कम असरदार होता है। तो आपका जो सामान होता है टेस्ट और स्मेल से जो खरीदते हैं वो सामान भी नहीं बिकेगा या कम बिकेगा। और आपके इम्पल्स परचेजेस भी कम रहते हैं। जैसे आपको मालूम है आप आते जाते दुकान में कुछ सामान देखते हैं आप खरीद लेते हैं। अब वेबसाइट में आपको जितना दिख रहा है आप उससे कितना आगे पीछे जाएंगे और सामान देखेंगे वो आपके ऊपर है, तो रिटेल उसको इफेक्ट नहीं कर पाता है। आपके लीगल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। और लेस रोल है फॉर ट्रेडिशनल हाई स्ट्रीट रिटेल एक्सपर्टीज। तो अगर आपको अच्छा सेल्समैनशिप आता है, आप बेच सकते हैं अच्छे से, यहाँ पे वेबसाइट में तो कोई भी आपको देख नहीं रहा सुन नहीं रहा जो आप बेच सके ऐसे। आपके मार्जिन एंड प्राइजेस इन स्टोर उस पर भी फर्क पड़ता है। आपके इन स्टोर प्राइजेस कुछ होंगे, वेबसाइट में कम होगा तो दिक्कत आएगी। लोग कहेंगे कि वहां तो सस्ता मिल रहा है हम आपसे क्यों ले, उल्टा भी हो सकता है। और साथ ही में आफ्टर सेल्स केयर की भी डिफिकल्टीज हो सकती है। तो अभी हमने देखे एडवांटेजेस क्या रहते हैं रिटेलर के लिए विद ई रिटेलिंग, और उसमें के लिए डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई रिटेलिंग। कस्टमर के लिए कन्वीनियंट भी है, उसके पास बेटर इंफॉर्मेशन रहता है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, वो कंपेयर कर सकता है प्राइजेस अलग अलग वेबसाइट्स पे, और वो देख सकता है कहाँ पे उसको सबसे सस्ता मिल रहा है वहां पे जाके ले सकता है। कस्टमाइजेशन, वो अपने मर्जी से जो उसको चाहिए वो ले सकता है। एंड एनीवेयर एनी टाइम शॉपिंग कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है उसके लिए? उसको क्रेडिट कार्ड एंड सिक्योरिटी वरीज रहता है कि सामान उसका ढंग से आएगा कि नहीं, उसका डेटा तो नहीं मिसयूज हो रहा। साथ ही में लैक ऑफ पर्सनल एंड सोशल इंटरेक्शन रहता है। तो आप किसी से मिल नहीं रहे हैं, आपको समझ नहीं आता कि वो सामान जो आपको लेना है वो सामान आपके लिए सही है कि नहीं। आप उसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। आपको कई बार ही होता है आपको पता ही नहीं कि शॉपिंग करनी कैसे है। आपको जब भी सामान आएगा
तो आप घर पे नहीं हो सकते, ऐसे हो सकता है कि वो ऐसे टाइम पे आए जब आप घर पे ना हो। कई बारी डिलीवरी के लिए आपको और पैसे देने पड़ सकते हैं, और अगर गुड्स आपको ये जो सामान है पसंद नहीं है तो रिफंड की भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, तो कस्टमर्स के लिए एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम देख रहे हैं द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो इसमें आईसीटी जो है आपका, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है, वो आपको कितना फायदा देता है ई रिटेलिंग में। सबसे पहले आईसीटी होने की वजह से ही ये बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूम कस्टमर ट्रांजैक्शंस हो पा रहे हैं। तो ये रिटेल ऑफ सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। इंटरनेट से कस्टमर्स जो हैं आराम से एक्सेस हो सकते हैं, तो कंपनीज को आउटसोर्स नहीं करनी पड़ती है। अपने जो एक्टिविटीज एंड सर्विसेज हैं वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव जगहों पे अपना काम और एनर्जी लगा सकते हैं। दूर दूर के क्लाइंट्स भी वो एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में डेली ट्रांजैक्शंस भी बढ़ जाते हैं, तो आईटी सर्विसेज भी यूज करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है फॉर मोबाइल एंड आईसीटी यूजर्स। तो आपके जो सॉल्यूशंस रहते हैं, जिसमें आपके टेलीकॉम कंपनी है वो आपका देख सकते हैं कैसे आप यूज कर रहे हैं। तो जैसे आपके वो रहता है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि सॉफ्ट ड्रिंक का जो उनका वेंडिंग मशीन है, वहां पे फीडबैक दे सकता है टू द पेरेंट कंपनी कितनी बारी फ्रिज खुला और कितनी बारी उसमें से सामान निकाला गया है। तो ऐसे आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बता सकते हैं कि हम इसमें बचा सकते हैं एनर्जी। तो आपके अलग अलग स्टैंडर्ड्स और सस्टेनेबिलिटी में ये सबको अच्छे से एक लेवल फील देते हैं, सभी एक साथ ही compete कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सक्सेस फैक्टर्स फॉर ई रिटेलिंग।